प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, हिस्ट्री के जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते हैं उन चैप्टर्स की थ्योरी बढ़ती है, ना कि कंटेंट। थ्योरी और कंटेंट में क्या दिक्कत है? इस कंटेंट वाले वर्ड को बोल सकते हैं फैक्ट। समझे आपको? जैसे आप फर्स्ट सेकेंड चैप्टर में थे, वहाँ पे बड़े फैक्ट थे। फैक्ट मतलब कौन कौन से? जैसे रोमांटिसिज्म पढ़ना है आपको, कंजर्वेटिव्स पढ़ना है आपको, इम्पेरियलिज्म पढ़ना है आपको, जर्मेनिया पढ़ना है आपको, क्या कहते हैं, भारत माता के बारे में पढ़ना है आपको, अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ना है आपको, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती थी। लेकिन जब मैं बात करता हूँ कि आप बाद वाले चैप्टर्स की तरफ आ रहे हो, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि फैक्ट कम, थ्योरी ज़्यादा। थ्योरी मतलब होता है कहानी ज़्यादा। क्या? कहानी ज़्यादा। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, हिस्ट्री में आप वही चीज़ पढ़ते हो जिसने दुनिया में कोई चीज़ में क्या करा हो, बदलाव किया हो। आपको भी आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार, आपके यार दोस्त क्यों याद रखते होंगे? कि आपने कुछ ऐसी कुछ चीज़ की होगी जिसकी वजह से आपको याद रखा जा रहा है। समझे आपको? जैसे बोलते ना, यार वो पिछली बार वो टॉप किया था, मतलब उसने कुछ किया है इसलिए उसको याद किया गया। तो ऐसे इतिहास में अगर कुछ हुआ है, इतिहास में अगर कुछ हुआ है जिसने दुनिया को बदला है, तो वो पढ़ा जा रहा है। नहीं तो कितना सारा बड़ा इतिहास हो जाएगा, उतना बड़ा इतिहास पढ़ पाएंगे नहीं। दो कॉन्ट्राडिक्शन है इस चैप्टर में, या कॉन्ट्राडिक्शन नहीं बोलना चाहिए, तो एक अपन बोल सकते हैं कि एनसीईआरटी के अगेंस्ट में जाके बात हो जाएगी। कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, लेकिन दो बातें निकल के आती हैं। दो बातें ये कि एक तो आपको चैप्टर में दिया गया प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। चैप्टर के नाम से ही लग रहा है कि आप वो इंसिडेंट पढ़ोगे जहां पर दुनिया में क्या आया, प्रिंटिंग आई। अब दुनिया में प्रिंटिंग आई, उसने उस वर्ड के साथ में कल्चर क्यों लगाया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि ये प्रिंट के साथ में संस्कृति वर्ड क्यों ऐड कर दिया गया। इसका सबसे बड़ा एक पॉइंट बताता हूं क्या होता है। प्रिंट की वजह से क्या हुआ, लोगों के लाइफ स्टाइल में चेंज आया। और जब लाइफ स्टाइल में चेंज आता है तो इसका मतलब है कि उनके कल्चर में बदलाव आ रहा है। उनके किस में बदलाव आ रहा है? कल्चर में बदलाव आ रहा है। और जब कल्चर में बदलाव आता है तो उसको आपको पढ़ना जरूरी होता है। एंड द मॉडर्न वर्ल्ड इसलिए क्योंकि सारी चीज़ अभी पढ़ा देंगे तो 12वीं में क्या पढ़ाएंगे, 12th में क्या पढ़ाएंगे? 12th में इससे पुरानी वाली कहानी पढ़नी है। अभी 11th वालों को भी वही चीज़ बता रहा था कि आपको इतना हेक्टिक वाला मैटर नहीं होता है। आपको वही पढ़ाया जाता है जो आपने लास्ट क्लासेस में छोटा छोटा पढ़ा। आपको बड़ी क्लासेस में वही पढ़ाया जाता है जो आपने छोटी क्लास में छोटा छोटा पढ़ा हो। समझे आपको? जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन 6th-7th में पढ़ी थी। फिर 9th-10th में आते तो एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है। ऑक्सीजन साइकिल पढ़ोगे, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ोगे, फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे, बड़ा कंटेंट बढ़ जाता है। 12th में जाओगे तो और चीज़, कितना रेडिएशन आता है, कितना रेडिएशन जाता है, एटमॉस्फेयर कितना रेडिएशन रिफ्लेक्ट करता है, 100 में से 35 ले लेता है, 35 छोड़ देता है, कितना 68% ले रहा है, 68% छोड़ रहा है, कितना परसेंट रेडिएशन। तो जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी वैसे वैसे कंटेंट वही है, जानकारी बढ़ गई। कंटेंट वही है, जानकारी बढ़ गई। समझे बात को? प्रिंट कल्चर में अपन चैप्टर को 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। कितने पोर्शन में? 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर भी आप लोग बोलते हो कि इसमें डाउट आ रहा है, दिक्कत आ रही है। डाउट दिक्कत नहीं आ रही है, आप बस दिमाग में एक चीज़ सेट नहीं की हो कि आपको इस चैप्टर में ये लिखना है कि प्रिंटिंग की वजह से दुनिया में क्या बदलाव देखने को मिले। भाई प्रिंटिंग की वजह से तो ये सब हो रहा है, ये लिखा पढ़ा, ये सब जितने भी ऑफिशियल, आजकल तो अनऑफिशियल काम भी, जितने भी काम हो रहे हैं ये सब प्रिंटिंग की वजह से तो हो रहे हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बेस चीज़ है आपकी एजुकेशन। खैर अब तो थोड़ा डिजिटलाइज हो रहे हैं अपन लोग। जैसे केरला हाई कोर्ट जो है वो पूरा डिजिटलाइज हो चुका है। ऐसे ही कई तेलंगाना की जो असेंबली है, विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, वो पूरी डिजिटलाइज हो चुकी है। और डिजिटलाइज होना मतलब पेपर का यूज़ ना करना। लेकिन एक समय इंसान का ये है कि इंसान ने पेपर का यूज़ करना बहुत बड़े लेवल पे स्टार्ट किया, क्योंकि इंसान जो होता है ना वो जानकारी के लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, क्यूरियोसिटी लेवल उसका होता है, वो जानना बहुत जिज्ञासु होता है उस चीज़ को लेके। समझे आपको? और जब बात यूरोपियन कल्चर की आती है तो वो बड़े लेवल पे चेंज हो जाती है। समझे आपको? तो चैप्टर के 3 पोर्शन कौन से? पहला पोर्शन तो आप देखोगे कि प्रिंटिंग होता क्या है, दूसरा
वर्ल्ड में प्रिंटिंग देखोगे, जैसे आप इसमें पढ़ोगे चाइना, इसमें आप पढ़ोगे कोरिया, जापान, इसमें आप पढ़ोगे जापान, और इसमें आप पढ़ोगे यूरोप। रुको अब एक मिनट, अहिल्या दी, यूरोप, ठीक है, ये चीज पढ़ोगे। तो दूसरे में आप क्या पढ़ोगे, सुनना, दूसरे में आप पढ़ोगे इफेक्ट्स। जैसे रिलीजियस जो प्रिंटिंग है वो स्टार्ट हुई है ना, अब गुटेनबर्ग के बारे में देखोगे, है ना। तीसरे में आप, चलो ठीक है, तीसरे में अपन तीसरे वाले में इसमें डालेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तीसरे वाले पोर्शन में आ जाता है इंडिया, कि इंडिया में प्रिंटिंग का क्या रोल रहा, या इंडिया में प्रिंटिंग की वजह से क्या हुआ। अब यहाँ से ये बेसिक से पढ़ते हैं और डायरेक्ट यहाँ जंप कर देते हैं। ये सब छोटी छोटी कथा हैं, छोटी छोटी कहानियाँ हैं। क्यों छोटी छोटी कहानियाँ, मैं तुमको बार बार बताता हूँ, सुनना। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आप पढ़ते हो ना, तो घुमा फिरा के वापस से कहाँ जाते हो, इंडिया। कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि एट लास्ट अपन रहे तो इंडिया में रहे, तो अपन दुनिया के बारे में छुटक मुटक पढ़ते हैं, लेकिन उसका प्रभाव इंडिया पे क्या रहा वो ज़्यादा पढ़ते हैं। क्योंकि सही बात है ना, अपने को इंडिया से मतलब है भाई, अपन को दुनिया से क्या मतलब, लेकिन उसका ओरिजिन तो पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपको प्लांट सेल एनिमल सेल पढ़ाया, तो डायरेक्ट प्लांट सेल एनिमल सेल थोड़ी पढ़ा दिया, उसके पहले इन्वेंशन बताया, फिर सेल थ्योरी शिल्डन शॉन ने दी, इन्वेंशन किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया, फिर उसको क्लासीफाई किया, उसको उसके न्यूक्लियस के बेस पे उसको क्लासीफाई किया कि वो प्रोकार्योटिक है कि यूकार्योटिक है, फिर वो ऑर्गेनिज्म के बेस पे डिवाइड किया कि वो प्लांट है कि एनिमल है। तो एकदम थोड़ी ना पढ़ा दिया आपको, पहले ओरिजिन बताया, फिर उसके बाद यहाँ पे आए। तो ऐसे पहले ओरिजिन देखा प्रिंटिंग का, क्योंकि इंडिया में क्या इन्वेंशन, कोई इन्वेंशन नहीं। ये क्वेश्चन बड़े लेवल पे पूछा जाता है, बड़ी क्लासेस में या बड़े कंपटीशन में, कि इंडिया में इतने इन्वेंशन क्यों नहीं हुए। भारत में पॉपुलेशन ज़्यादा, भारत के समझदार लोग, भारत के संतवादी लोग, जहाँ पे लोग चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उसके बाद भी इंडिया में प्रिंटिंग क्यों नहीं, या इंडिया में कोई इन्वेंशन क्यों नहीं। लैक ऑफ एजुकेशन। और ब्रिटेन ने इतने सालों से राज किया, तो लोगों ने आगे नहीं बढ़ने दिया इंडिया के लोगों। सिंपल सा पॉइंट, ड्यू टू द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल मतलब अंग्रेजों के शासन की वजह से उन्होंने भारत के इन्वेंशंस को आगे बढ़ने ही नहीं दिया, या उन्होंने एजुकेशन भी दी ना भारत के लोगों को। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कई बार, एजुकेशन एनटीएससी में काम में आती है चीज़। एजुकेशन भी भारत के लोगों को दी ना, तो पता है किस लेवल की दी, कि भारत के लोग सिर्फ क्लर्क बन जाएं, प्यून बन जाए, या ट्रांसलेटर का काम कर लें, बस। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि भारत का आदमी कलेक्टर बन के बैठे। कलेक्टर तो अंग्रेजी बैठेगा, और जो छोटे शहर होंगे उन शहरों में जो बाबू होंगे वो कलेक्टर कंट्रोल करता है, यूडीसीज को, अपर डिवीज़न क्लर्क, लोअर डिवीज़न, वो हिंदुस्तानी बिठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या थी, बिल तो कलेक्टर ही पास करेगा ना जिले के लिए, कितना टैक्स लेना है, इस बार टैक्स लेना है कि नहीं लेना है, इस बार रहन दो, ये सब काम कौन करेगा, कलेक्टर। अब हिंदुस्तानी कलेक्टर बैठेगा शहर में, तो शहर के लोगों के लिए अच्छा काम करेगा, तो इसलिए वो चाहते ही नहीं थे, समझा। तो ये कलेक्टर लॉबी बड़ी पावरफुल लॉबी होती है, कलेक्टर लॉबी पावरफुल लॉबी होती है। अब ये अब समझेंगे क्या होता है सिस्टम, लॉबी का क्या सिस्टम है, कलेक्टर सिस्टम क्या होता है, कमिश्नर सिस्टम क्या होता है, पुलिस सिस्टम क्या होता है, वो अलग चीज़ है। खैर, तो प्रिंटिंग को अपन रिवॉल्यूशन के बेस पे क्यों देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया तो लिख दोगे ना, इसने लोगों की लाइफ स्टाइल को बदल के रख दिया पूरा। और जैसे प्रिंटिंग स्टार्ट हुई ना, लोग एजुकेट होना स्टार्ट हो गए। तो मतलब जो दुनिया का सबसे बेसिक चीज है एजुकेशन, वो भी किसी चीज पर डिपेंड कर रहा है, वो है प्रिंटिंग। तो ये लाने वाले कितने महान रहे होंगे, तो आज भी राज कर रहे हैं दुनिया पे, कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि वो चीजें ही ऐसी लेके आए जिन्होंने दुनिया को बदल के रखा। पैसा भी तो मिलेगा उस चीज का। आज ही आपको ऐसा फॉर्मूला बना दो तो वो फॉर्मूला बिकता है। क्या होता है वो फॉर्मूला, बिकता है। ईरान रोज ही खड़ा रहता है पाकिस्तान के सामने कि हमें न्यूक्लियर फॉर्मूला दे दो, हम बना लेंगे न्यूक्लियर बॉम्ब, या हमें न्यूक्लियर बॉम्ब दे दो डायरेक्ट, एक काम करो। न्यूक्लियर फॉर्मूला तो खैर मिल भी जाएगा, अब तो आजकल तो गूगल पे मिला न्यूक्लियर फॉर्मूला, लेकिन उसके लिए जो चीज़ें होती है वो हमें दे दो, या हमारी हेल्प कर दो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में। तो पाकिस्तान थोड़ी ना हेल्प करेगा, खैर आप छोड़ो, क्यों नहीं करेगा, ये क्या करेगा। लेकिन बात को समझ रहे हो, किसी चीज़ की इन्वेंशन आपको इकोनॉमिकली पावरफुल बनाएगी, क्योंकि आपका उसका क्या है, पेटेंट है। क्या है, पेटेंट है। तो लोग आपसे पूछना आएंगे भाई इसका फॉर्मूला बता दे। जैसे चाइना ने बहुत सालों तक लोगों को बताया नहीं कि सिल्क कैसे बनता है,
तो चाइना उस समय अमीर बन गया बिल्कुल। तो चाइना तो अमीर बना, हिंदुस्तान अमीर था। चाइना सिल्क रूट के वजह से अमीर बना, हिंदुस्तान रिसोर्सेज की वजह से अमीर था। तो जो था ना वो आज भी है, और जो बनेगा वो तो खत्म होगा ही होगा। चाइना आज नहीं तो कल खत्म होगा, इतनी सी कहानी है इतिहास की। लेकिन ध्यान रखना, चाइना या ईस्ट एशिया के लोग, मैं कहता हूँ एशिया में सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल है, एशिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अपन लोग बॉडी वॉडी और बिल्कुल एकदम अपने यहाँ का खान पीन एकदम, बॉडी खान पीन, अगर सिर्फ इंसान इसी से पावरफुल हो गया तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल हिंदुस्तान के मजदूर होंगे। क्या बॉडी है मजदूरों की, देखी तुमने? बिल्कुल एकदम स्टील बॉडी टाइप। 60 साल का भी जो मजदूर होगा एकदम कड़क होता है बिल्कुल एकदम, उनको अभी यहाँ सुला दो सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अपन सोएंगे शरीर के कौन से ऊर्जे पुर्जे दुखेंगे अपने को ही नहीं मालूम रहेगा, समझा आपको? और एक्सरे कराने का अपन इतने मोटे हो गए कि एक्सरे में भी नहीं आएगा वो हिस्सा कि दुख क्या रहा है आखिर। चाय ठंडी करा दी मेरी। अब देखो, हाँ हाँ एडिटर है ना भैया, सब कर लेंगे। तो चालू है ना नीचे, पर वो अच्छे से टेढ़ होके आ रहा है, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे नहीं लग रहा। कोई भी टेढ़ा होके देख लेगा। अब देखो, अब इतना कंप्रोमाइज तो सामने वाले को भी करना पड़ेगा ना यार, हम इतना कंप्रोमाइज कर रहे हैं। नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है, फाउंडेशन कुछ लगा रहे हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं है, लगा रहा बस फालतू बात नहीं करना मेरे को। बाद में बकवास नहीं करना बीच में, ठीक है ना? भगा दिए जाओगे नहीं तो। अब देखो, तो प्रिंटिंग क्या होता है ये तो पता पड़ गया कि किसी चीज़ को छापना या छापने की प्रोसेस, किसी चीज़ को आप लिखो, किसी चीज़ को आप कहीं इमेज के बेस पे, सिंबल्स के बेस पे, लेटर्स के बेस पे, वर्ड्स के बेस पे, सेंटेंस के बेस पे आप किसी चीज़ में लिख दो, राइटिंग कर दो उसकी, तो उसको प्रिंटिंग बोलेंगे। प्रिंटिंग एक रिवॉल्यूशन क्यों है ये समझ में आ गया। यही 10 मिनट समझा अपन ने अभी तक कि प्रिंटिंग एक रिवॉल्यूशन क्यों है, ये समझा। इससे बाद में जब अपन आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 3 चीज़ होती है। कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात को मैंने रोक रखा है, ध्यान रखना। जब इंडिया पे आऊँगा तब कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात बोलूँगा। बोला था ना 2 कॉन्ट्राडिक्शन है, वो इंडिया पे आके बोलूँगा। सबसे पहली जो प्रिंटिंग स्टाइल जो देखी जाती है या प्रिंटिंग की जो प्रूफ हैं वो चाइना से स्टार्ट हुए। कहाँ से? चाइना से। इसलिए चाइना क्या करता है कि ये फॉर्मूले बेचता नहीं है, चाइना उन चीज़ों को अपने पास रखता है। खैर, तो चाइना में सबसे पहले अपन को ये चीज़ देखने को मिली, चाइना और कोरिया, क्योंकि उस समय पर ये एरिया पूरा क्या था ये एरिया पूरा एक ही था। चाइना कोरिया का एरिया पहले एक ही था, वहाँ के लोग एक ही थे और इतनी पॉपुलेशन थी नहीं, तो जगह की लड़ाई नहीं थी। जगह की लड़ाई क्यों हुई है? पॉपुलेशन बढ़ी इसलिए जगह की लड़ाई हुई है। अब 100 बीघा ज़मीन और 2 लोग हैं, जगह के लिए लड़ाई होगी। 100 बीघा ज़मीन है और 100 लोग हैं, जगह के लिए लड़ाई हो जाएगी। और 100 बीघा ज़मीन और 500 लोग हैं, लड़ मरेंगे। तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा केस होते हैं ना ज़मीन के होते हैं। ज़मीन इतनी है नहीं, किसी ने किसी खेत में वो रात में वो काट लिए, फसल काट दी, किसी ने पाइप काट दिया, किसी ने जो पानी की नहर निकल रही है वो गड्ढा खोद के दूसरे खेत में डाल दी। तो हिंदुस्तान में आधी लड़ाई किस बात की है? ज़मीनों की लड़ाई है। फिर उसके बाद में फिर आजकल तो मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, तो भाई भाई लड़ लेते हैं ज़मीनों के लिए। समझे बात को? तो पहले चाइना और कोरिया क्या है? मैंने उसी का पॉइंट करा। चुप रहना आप। चाइना और कोरिया क्या है? एक थे। और यही पोर्शन था पहले, इसको मैं इस तरीके से बनाऊं, एशिया वाले पोर्शन को। ये इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, इधर साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं इधर, ठीक है। और ये वाला एरिया चाइना, इसके ऊपर में इधर रूस लिख देते हैं, इधर जापान, इधर साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। ये वाला पोर्शन हमेशा ईस्ट एशिया के नाम से जाना जाता है। सनराइजेज इन द ईस्ट। जापान, सन कभी उगता नहीं, ध्यान रखना। पृथ्वी के घूमने की वजह से सन दिखता है और नहीं दिखता है, बस ये सीधी सी गणित है। तो ये जापान है, सबसे पहले जापान में सन की लाइट पड़ती है, इसलिए बोलते हैं सनराइजेज इन द ईस्ट, ठीक है ना। तो ये ईस्ट वाला एशिया है, एशिया का ईस्ट पोर्शन, इसलिए ईस्ट एशिया।
तो दुनिया में सबसे पहले प्रिंटिंग के प्रूफ देखने को मिले ईस्ट एशिया में। अब आप बोलोगे भैया चाइना तो पूरा है ना ये, तो चाइना की आज भी मैक्सिमम पॉपुलेशन इधर वाले एरिया में रहती है। यहाँ बहुत दुर्गम इलाके हैं, यहाँ रेगिस्तान है, यहाँ तिब्बतन प्लेट्यू है, तो यहाँ पर कुछ रिसोर्सेज हैं नहीं। तो जितना भी इधर शिनजियांग प्रांत है, इधर बीजिंग वाला एरिया है, शंघाई वाला एरिया है, यहाँ पूरी पॉपुलेशन रहती है। तो यहीं पर जहाँ पर डेवलपमेंट है इसका मतलब वहाँ पहले ही सब चीज़ें हो चुकी है। तो प्रिंटिंग का प्रूफ सबसे पहले ईस्ट एशिया। कहाँ पर? ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया, चाइना, कोरिया, जापान, चाइना, कोरिया, जापान, चाइना, कोरिया, जापान। इसलिए दुनिया में सबसे पहले सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम भी कहाँ शुरू हुए? चाइना में। जहाँ लिखिए और पढ़त शुरू होगी वहीं तो एग्ज़ाम शुरू होंगे। सिविल सर्विसेज के मतलब उनके अधिकारियों के लिए। चाइना भले एक कम्युनिस्ट कंट्री है लेकिन पढ़ा लिखा देश है, इसलिए वो देश बचा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार है, बिकॉज ऑफ द प्रिंटिंग, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिकॉज ऑफ द स्किल्ड लेबर। 12th क्लास का पॉइंट है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 5 नंबर में कि इंडिया और चाइना की इकोनॉमी में डिफरेंस बताओ। और लोग लिख नहीं पाते, पता नहीं क्यों। अब पहले अगर ध्यान से थोड़ा बहुत पढ़ा होता तो कभी ये चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इंसान खुद बताता हाँ वहाँ पे स्किल्ड लेबर है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है, और वहाँ पर पानी है आसपास। तो वहाँ पर भले ही लोगों के पास में एग्रीकल्चर नहीं होगा ना, तो लोग सी फूड पे डिपेंड हो जाएंगे। वहाँ पे लोग जो है धार्मिक है नहीं, तो वहाँ पे लोग जो है देश के लिए काम करते हैं। सब 10th में पढ़ा है, सब 10th में पढ़ रहे हो पॉलिटिकल पार्टी में। कम्युनिज्म क्या होता है? जहाँ पे लोग धार्मिक ना हो, जहाँ पे लोग एक सामंतवादी प्रणाली पे काम करें, एक मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हो सकते हैं या फिर एरिस्टोक्रेट्स हो सकते हैं, वो कंट्री पे रूल करें। पता नहीं लोग क्यों नहीं लिख पाते चाइना के लिए। पाकिस्तान के लिए लिखने के लिए बोल दो, जीवनी लिख देंगे पाकिस्तान की, किताब लिख दोगे, मेरे हिसाब से ग्रंथ लिख दोगे। पाकिस्तान एक प्रेम कथा लिखोगे, लिखोगे बिल्कुल नहीं, एक मतलब नफरत कथा लिखोगे तुम लोग, मतलब जो भी आप अपने विचारधारा के हिसाब से पाकिस्तान एक था ये लिखोगे, क्योंकि अब ज़्यादा समय रहेगा नहीं, उसकी इकोनॉमी ख़त्म हो चुकी है। और पता है जिस देश की इकोनॉमी ख़त्म होती है लोग उसके बारे में बात करना छोड़ देते हैं, चाहे उसके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब, बस उसको जिंदा ही न्यूक्लियर बॉम्ब ने रखा है पाकिस्तान को। सर वो खत्म हो गया तो फिर उसने जितना कर्जा ले रखा है वो पे कौन करेगा? उसको माफ़ कर देते हैं, माफ़ नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, उसके रिसोर्सेज ले लेंगे। एक अफ्रीकन कंट्री है, उसका जो वो अपने को इंडिया को पैसे नहीं दे पा रहा है, तो उसने इंडिया को बोला है कि आप एक काम करो, हमारे यहाँ से लिथियम ले लो। कितनी अच्छी चीज़ है लिथियम, मतलब बैटरी, बैटरी मतलब सस्ते में बैटरी बनेगी इंडिया में। फटाक से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री डलना शुरू हो गई इंडिया में, लोगों को पता भी नहीं, पता नहीं लोग इन्वेस्ट भी नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, मेरे से इंसान ही नहीं करता है, पैसे ही नहीं है, समझा आपको? मैं मजाक कर रहा हूँ पर सच में भी नहीं। हाँ सर अगर इंडिया ने पाकिस्तान को मतलब ले लिया तो फिर नहीं लेना चाहिए, नहीं कभी नहीं लेगा हिंदुस्तान पाकिस्तान को। उसका पावरफुल एरिया को लेगा ना, फिर उसका लोन अपने को पे करना पड़ेगा। लोन नहीं पे करना पड़ेगा, वो कुछ कंडीशंस में वो अपने से मान जाएगा, यूँ बोल देगा कि आप एक काम करो, हमारे यहाँ के 5 डैम यूज़ कर लो, हमारा पैसा चुका दो। हमारे यहाँ के जो कोल तो कर कहाँ इतना वो नहीं है, हमारे यहाँ का एक काम करो तुम, अफीम वाला एरिया वो अफीम प्रोडक्शन करा लो, एक काम करो 500 बीघा ज़मीन पे तुम हमारा लोन पे कर दो 5 साल में। ऐसा होता है, आप किसी कंट्री को ले नहीं सकते। आजकल मॉडर्न डेमोक्रेसी आ चुकी है, लोग समझदार हो चुके हैं, लोग जनता बोलेगी थोड़ी ना कि हमारा पैसा खत्म हो गया तो तुम हम पे राज करना आ गए, समझा? तो ऐसा नहीं होता है। आजकल दुनिया भी तो ही होता है, आपके पास पैसा नहीं, आपको अपने रिसोर्सेज दे दो, लोग गिरवी रखते हैं जैसे चीज़ें, वही चीज़ है। समझ में आ गया गणित? अब देखो चाइना, कोरिया, जापान, चाइना, कोरिया, चाइना, कोरिया, जापान। सबसे पहले चाइना में प्रिंटिंग देखने को मिली। कोरिया वही एरिया इसलिए अब अलग हो गया, इसलिए कोरिया अलग से लिखते हैं। जापान, अच्छा चाइना से स्टार्ट करते हैं। चाइना ने ही क्या स्टार्ट करा? सिल्क रूट। चाइना ने ही क्या स्टार्ट करा? प्रिंटिंग। चाइना ने ही क्या करा? दुनिया में सबसे पहले सिविल सर्विसेज के एग्जाम स्टार्ट करे। दूसरी चीज निकल के आती है कि क्या आज के समय पर जो प्रिंटिंग है वैसी प्रिंटिंग चाइना करता है? नहीं, आज के समय पर जो प्रिंटिंग है वैसी प्रिंटिंग चाइना नहीं करता था। शुरुआती तौर पे जो प्रिंटिंग होती थी वो पेड़ की छाल पे होना, समझे आपको? जो छालें होती है उस पे लिखते थे, क्या करते थे? उस पे लिखते थे। और प्रिंटिंग में सिर्फ लिखते ही नहीं थे, कुछ कुछ इमेजेस भी बनाई जाती थी, क्योंकि उतना राइटिंग उस समय पर
इन्वेंट नहीं था, राइटिंग उस समय पर इतनी तवज्जो नहीं जाती थी, क्योंकि मानव धीरे धीरे आधुनिक हुआ है ना, मानव धीरे धीरे मॉडर्न हुआ है, एकदम थोड़ी ना मॉडर्न हुआ है, समझे आपको। आज से 20 साल पहले पहनावा कुछ और था, और उसके 20 साल पहले पहनावा कुछ और था, और उसके 20 साल पहले पहनावा तो जीन्स का था ही नहीं, कुर्ता पजामा पहन लेते, धोती कुर्ता पहनते थे। और 3000 साल पहले चल जाओगे तो पहनावा अलग था, क्योंकि शरीर में बाल ज़्यादा थे तो पत्ते मेन पहन लो, बस कोई दिक्कत है नहीं, समझ बात को। क्योंकि इतना मशीन्स है नहीं ना, तो चाइना, जापान, कोरिया, अब यहाँ से गणित आता है स्टार्ट। चाइना में ओरिजिनल प्रिंटिंग ऐसी है आज के समय पर जो है वैसी नहीं थी, एक मैनुअल प्रिंटिंग थी, हाथ से की जाती थी, मशीन का कोई यूज़ नहीं होता था। लिखने की प्रोसेस को ही प्रिंटिंग मान लिया गया। चाइना में भैया क्यों प्रिंटिंग का यूज़ हुआ? क्या सिर्फ ये तो सिविल सर्विसेज आज की बात है मॉडर्न वर्ल्ड की, अपन एकदम भक्के मॉडर्न वर्ल्ड पा जाएंगे, देखना कैसे। ये तो आज की बात है मॉडर्न वर्ल्ड की सिविल सर्विसेज, आज से 300-400 साल 500 साल पुरानी। 565 AD में प्रिंटिंग यहाँ पे प्रूफ देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी की बात है भैया सिविल सर्विसेज होना। तो इंडिया को जब पढ़ेंगे ना, तो इंडिया को तो यही कॉन्ट्राडिक्शन वाला पॉइंट, भैया वेदा पढ़ोगे, उपनिषद पढ़ोगे, उपवेद देखोगे और डायरेक्ट अभी आ जाओगे, मतलब जानकारी ले रहे हो छोटी छोटी हर जगह से, और मेन कंटेंट इकट्ठा कर रहे हो। क्या होता है प्रिंटिंग? कितना लिख सकते हो लिखो, चाइना, कोरिया, जापान, अभी यूरोप में अपन मार्को पोलो को भी लेके आएंगे, तो फिर तो आपका प्रिंटिंग कंप्लीट हो जाएगा। पूरे दुनिया में कैसे फैला? क्योंकि जब अंग्रेज फैले, मैं कितनी बार 2560 बार ये चीज़ बोल चुका हूँ कि अंग्रेज लोगों ने टैलेंट को प्रमोट किया है। वो हर अच्छी चीज़ को बढ़ावा दिया, हर अच्छी चीज़ को बेचा उन्होंने। कमाने का मौका तो हर कोई ढूंढेगा। उन्होंने प्रिंटिंग तो बहुत अच्छी चीज़ है, लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। एक काम करो, मास लेवल पे कराओ। मास लेवल पे कैसे होगी सर कैसे होगी? इंडस्ट्री से होगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आ गया, प्रिंटिंग भी आ गई, लो 10-10 लाख, 5-5 लाख, 2-2 लाख, 1-1 लाख कॉपियाँ एक दिन में छपने लगी, लोग एजुकेट होने लगे। हिंदुस्तान में तभी हली जो उतरे थे, क्या कर सकते हैं। अपने यहाँ पर पढ़ाई ऐसे होती भी नहीं थी, गुरु बैठ जाते थे पेड़ के नीचे और शिक्षा देते थे। सूफी गुरु जो होते हैं इस्लाम धर्म के, वो भी ऐसे आंगन में बैठ जाते थे, चारों तरफ उनकी ऐसे लकड़ी की वो होती थी, और वो यहाँ बैठ के ऐसे, मतलब गुरुओं के तो अपन चेहरा बना नहीं सकते हैं, तो वैसे शिक्षा देते थे बैठ के। तो अपने लिखने का तो कोई सिस्टम था ही नहीं, वो तो वहाँ से आया तो अपने को पता पड़ा ये तो और भी अच्छी चीज़, लेकिन क्या सच में नहीं था? यही कॉन्ट्राडिक्शन का पॉइंट है। क्यों भैया? महाभारत, रामायण, रामचरितमानस, वेद, उपवेद, उपनिषद, कर्मकांड, ये कहाँ गए? ये तो लिखे हुए थे। ये पहले बताना चाहिए था, छुपाया जाता है। क्यों? यूरोपियन कंट्रीज नेवर एक्सेप्ट दिस कंडीशन कि लिखने की परंपरा हिंदुस्तान से शुरू हुई। क्या कभी एक्सेप्ट करेंगे वो लोग? एक्सेप्ट कर लेंगे तो कल ही पैसे मांग लेंगे मोदी जी जाके प्लेन में, लो पैसा दे दो हमें। झूठ बताया तुमने लोगों को कि प्रिंटिंग तुम्हारे से शुरू हुई, गुटेनबर्ग। कोई बात नहीं, तुमने मशीन दी, बहुत अच्छी बात है, पर लिखना हम पहले शुरू कर चुके थे। 5000 पुरानी संस्कृति हमारी। बुद्ध भगवान ने उपदेश दिए, जैन धर्म ने उपदेश दिए, महावीर जी ने उपदेश दिए, कहाँ लिखे? संस्कृत भाषा, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, ये सब 4000 साल पहले से चल रहा है। वो क्यों नहीं बताया पहले? ये कॉन्ट्राडिक्शन है। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पेपर में बोल के आ जाओ कि आपने बुक गलत लिखी है, आपने गलत बताया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। अब क्या सिस्टम है कि दुनिया के सामने क्या पिक्चर है, ये पिक्चर है, देखना दुनिया के सामने पिक्चर है, ये पिक्चर दुनिया के सामने है, तो अपन को वही पढ़ना है ना भाई। धीरे धीरे बदलाव होता है, एकदम बदलाव किसी भी चीज़ का नहीं होगा। हो सकता है तुम में से कोई पार्लियामेंट में बैठे और एजुकेशन मिनिस्टर हो, इस चैप्टर को ही कटवा देना, तो इस चैप्टर को सही करवा देना। हाँ गोपाल बोलो। मैं ये बोल रहा था मैन्युस्क्रिप्ट्स में और प्रिंटिंग में क्या डिफरेंस है? वो मैन्युस्क्रिप्ट्स भी तो बात ऑफ ट्रीज पे होती थी। यही तो चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपको। मैन्युस्क्रिप्ट हो, पिलर एडिक्ट हो, केव एडिक्ट हो,
तो वो तो प्रिंटिंग कल्चर से पहले का था। यही तो मैं समझा रहा हूं आपको, पर अपने को सिर्फ ये लिखना है आंसर में कि दुनिया में सबसे पहले चाइना, कोरिया, जापान, और इन तीनों में भी सबसे पहले चाइना आया समझ में। चाइना में स्टार्ट हुआ, फिर कोरिया, पूरे इधर स्प्रेड हो गया। चाइना का आपको एग्जांपल मालूम है, चाइना ने क्या सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए नहीं, सिल्क रूट था तो ट्रेडिंग का ब्यौरा भी रखते थे। कितने घोड़े आए, कितने हाथी आए, क्या लेके आए, क्या लेके गए, कौन लेके आया, कौन लेके गया, कितना टैक्स लिया, कितना टैक्स दिया, कितना कमाया, कितना मतलब घाटा खाया, सारी चीज़ों का एक डाटा रखना प्रिंटिंग से स्टार्ट। चाइना ने उस समय कर लिया ये चीज़, 1500 साल पहले, 1400 साल पहले ये चीज़ चाइना ने पहले ही कर ली। तो अपन बेवकूफ़ नहीं थे, अपन तो कर ही रहे थे, लेकिन अपने को अंडर एस्टिमेट रखा गया, ओवर रेटेड अपने को रखा, अंडर रेटेड रखा गया कि इनको ज़्यादा नहीं। हिंदुस्तान में देखो ना, तो लगता है ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान है तो क्या बोलते हैं, उसको ज़्यादा नहीं बोलना, ऐसा कुछ नहीं, रहने दो, चढ़ जाएगा। अरे चढ़ाओ भाई, चढ़ाओ उसको। थर्ड आ रहा है तो फर्स्ट आएगा, सेकंड आ रहा है तो फर्स्ट आएगा, फर्स्ट आ रहा है तो डिस्ट्रिक्ट टॉप करेगा, डिस्ट्रिक्ट टॉप कर रहा है तो स्टेट टॉप करेगा, उसको चढ़ाओ तो सही। ब्रिटेन में छोटी छोटी सी चीज़ में एकदम तालियां बजाते, बोले यार वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यू आर अ गुड बॉय, ऐसे करके। मेरे को मेरा दोस्त बता रहा था, ऐसे ही बता रहा था। बोले भाई, मैंने बोला मैंने तुमको बताया ना पहले भी, मैंने बोला क्या अंतर है, बोले अंतर है ना, यहाँ पे यहाँ के खाने की याद आती है। मैंने फिर लोगों में, बोले लोगों में बहुत अंतर है, यहाँ के लोग एक दूसरे को देख कर आगे नहीं बढ़ने देते, वहाँ पे क्या होता है, क्या करते हैं। मैंने बोला ये तो मैं पहले ही बड़ा चुका हूँ, मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि मेरे को मालूम है थोड़ा बहुत। बोले वहाँ के लोग क्या करते हैं, जैसे मान ले, मेरे को बोला मान ले तू वहाँ पे बैठा है 10 ब्रिटिशर्स के बीच में, 10 ब्रिटिशर्स में 2 पाकिस्तान के होंगे, 1 आध 2 ये होंगे अलग, 1 2 अफ्रीका के होंगे। वो तो आता रहता है, ठीक है, 1 2 अफ्रीका के होंगे। देखो पता है 10th का कंटेंट बड़ा है 11th में 17 मिनट में वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी, सिर्फ 17 मिनट में चैप्टर खत्म, और यहाँ पे चैप्टर का एक पोर्शन खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि कहानी है ना हिस्ट्री में। तो मैंने बोले पता है क्या बोले मैं जैसे तू 10 लोगों के बीच में अपना टैलेंट बताएगा ना, तो वहाँ पे खड़े होकर बहुत एनकरेज करेंगे। और हो सकता है कि कोई छोटी मोटी कंपनी या छोटे मोटे कोई क्लब वाले तुझे बोल दे कि आ जाओ हम तुम्हें स्पॉन्सर कर रहे हैं, खेलो या पढ़ो, छोटा मोटा इन्वेंट भी कर दोगे तो तो ये एक अंतर होता है, आप प्रमोट करना। इसलिए घर में बच्चे हों, पड़ोसी हों ना, उनको बढ़ाओ आगे, भाई तू कर सकता है। जाते हो आप खेलने भी जाते हो, खेलने भी जा रहे हो और सामने वाले ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, बैटिंग करी, तो उसको एनकरेज करो, यार वेरी गुड, उससे लड़ो मत, कोई बात नहीं, समझा। हो सकता है कल को IPL खेले, आपके शहर का नाम रोशन करेगा, हो सकता है इंडिया टीम में आज आपके शहर का नाम रोशन, कभी तो याद करेगा यार, वीडियो रिकॉर्डिंग में वो आपको बताएगा कि यार ये चीज़ है। तो समझ में आ गया इतना, ये टॉपिक पोर्शन समझ में आया। ये अभी यूरोप वाला बच रहा है, इसमें यूरोप वाला इसमें बच रहा है, क्यों? क्योंकि अभी तक तो जापान तक। अच्छा, जापान में एक बस इतना याद रखना, कौन सी बुक? डायमंड सूत्रा। कौन सी बुक? डायमंड सूत्रा। एक कौन से रिलीजन से? बुद्धिस्ट रिलीजन। कौन से रिलीजन? बुद्धिस्ट रिलीजन। यहाँ पर भी देखना कौन सा साल, अब उसको अपन पढ़ेंगे, 6th सेंचुरी, 7th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, यहाँ पर चल रहा है ये समय, समझा आपको। अब डायमंड सूत्रा यहाँ पर पब्लिश हो रही है, पब्लिश नहीं हो रही, लिखी जा रही है। पब्लिश होना मतलब तो इंडस्ट्री में पब्लिश होती है, लिखी जा रही है। तो अभी तक ये सुनना, अभी तक मॉडर्न बुक नहीं आई है जो इंडस्ट्री से छप के आई हो। मॉडर्न बुक तो आएगी यूरोप से। कहाँ से? यूरोप। जब वो इटली का मार्को पोलो आएगा और जाएगा यहाँ कुछ समय रह के, 2-4 साल रह के, वहाँ जाएगा, बोलेगा प्रिंटिंग करो, लिखो, लिखो नहीं, अब तो कर दो बिल्कुल एकदम इंडस्ट्री में। तो मॉडर्न बुक कौन सी? बाइबल। कौन सी? बाइबल। तो बाइबल पहले नहीं थी क्या? भैया थी, बाइबल पहले थी, लेकिन मैनुअल लिखी हुई थी। बाइबल पहले थी, लेकिन क्या थी? मैनुअल लिखी हुई थी, इंडस्ट्री में लिखी हुई। मतलब मॉडर्न बुक कौन सी हो गई? बाइबल हो गई। ये पहला पोर्शन है, इतना इस पोर्शन के लिए काफी है, ठीक है।